प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट चरण पे पिछली क्लास में यानी 11वीं क्लास की एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर चल ही रहा था, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसके अंदर हमने दो टॉपिक लिए थे, एक तो था रेडियस निकालने का यानी त्रिज्या निकालने का, और त्रिज्या निकालने का जो सूत्र आया था हमारे पास निकल करके वो था किसकी त्रिज्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में मौजूद रहता है। कक्षाएं कौन कौन सी हो सकती है, तो नाभिक के बाहर जो भी कक्षाएं होती हैं गोलाकार वृत्ताकार कक्षाएं 1 2 3 4, इनमें से किसी की भी त्रिज्या निकालनी हो तो उसके लिए सूत्र बताया था 0.529 गुणा n² एंगस्ट्रॉन में। अगर केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछता है तो फिर क्या आ जाएगा, Z बराबर 1, ठीक। और अगर मान लीजिए हीलियम प्लस, पहले ही बता चुका हूँ, हीलियम में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन प्लस आने से 1 हट गया है तो कितना रह जाएगा, 1। तो ये भी हाइड्रोजन जैसा ही हो गया, लेकिन हीलियम आ गया। तो अगर कोई भी परमाणु होता है तो उसका परमाणु क्रमांक परिवर्तित नहीं होता, चाहे हीलियम लो चाहे हीलियम प्लस लो, परमाणु क्रमांक 2 ही रहेगा, ठीक। ये तो हम देख चुके थे पिछले टर्न पे। अब हमने ऊर्जा की बात करी। बोहर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, स्थिर ऊर्जा की कक्षा, मतलब स्थिर त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं की ऊर्जा भी कैसी रहती है, स्थिर रहती है। तो स्थिर कितनी रहती है, पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी रहेगी, दूसरी कितनी, तीसरी कितनी। तो देखिए हमारे पास जो उसने nवीं कक्षा की, n का मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, तो दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ऊर्जा निकलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक निकलती है जूल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते तो -13.6 गुणा Z²/n², और अगर जूल में निकालते हैं तो En -2.18 गुणा 10⁻⁻18 Z²/n²। इसके बाद मैंने एक बात बताई थी, जो ऊर्जा होती है वो किसके समान व्युत्क्रमानुपाती आती है, n² के। यानी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कक्षा संख्या अगर बढ़ेगी तो ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन यह चिन्ह किसका, माइनस का। माइनस आते सारा काम उल्टा हो जाता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए, लेकिन माइनस की वजह से ये बढ़ेगा, और ये ज़्यादा होता है तो ये भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो कक्षा संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। वहीं हम अगर इसका देखें, इसका Z² का, तो Z² का सिस्टम ऐसा होता है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे उनकी ऊर्जाओं के मान भी बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारे पास एक व्यवस्था हो गई। अब देखें हमारे पास जो सूत्र है, इनके आधार पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.18 जूल प्रति, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, Li+2 की तीसरी कक्षा हेतु ऊर्जा का मान ज्ञात करो। किसके लिए ज्ञात करनी है, Li+2 की तीसरी कक्षा हेतु ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। बोलिए सूत्र हमारे पास सही है। जब तक कुछ ना कहे आप उत्तर, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने आपको प्रश्न दिया टेस्ट में और उत्तर कुछ दे नहीं रखा है, तब तो आप क्या करेंगे, कोई से भी सूत्र से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे जूल में, ठीक। लेकिन अगर उसने ऑप्शन वाले आते हैं ना क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई दे रखा है, ABCD दे रखे हैं, तो उसमें देख लेना ऑप्शन में उत्तर किस में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो इस सूत्र से निकलेगा, और अगर जूल से दे रखा है तो उस सूत्र से। तो देखें हम इससे निकाल लेते हैं, En बराबर, अब देखें Z कक्षा कौन सी दे रखी है, तीसरी, तो n बराबर 3 हो जाएगा, n बराबर तो 3 है, और Li+2 है, तो लिथियम कौन से नंबर पे आता है, इसका Z यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो देखें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम आता है तीसरे पर, तो इसके लिए Z बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो हमने रखा मान Z²/n², तो 3²/3², कितना आ जाएगा उत्तर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सीधा उत्तर निकल आया Li+2 की तीसरी कक्षा के लिए। अब देखें एक क्वेश्चन आपके लिए और बताता हूं, हो जाएगा आराम से, सूत्र लगाना बस और कुछ नहीं करना।
क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हाइड्रोजन की कौन सी कक्षा हेतु ऊर्जा का मान 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन की कौन सी कक्षा हेतु ऊर्जा का मान 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप देख सकते हैं 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 में से कोई 2 चीज हमको चाहिए। तो बोले ऊर्जा का मान दे रखा है कि नहीं, ये तो ऊर्जा है, ये क्या है, जेड परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, तो एक एक चीज देख लो। सबसे पहले ऊर्जा दे रखी है कि नहीं दे रखी है, कितनी है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। दूसरा देखें, ये -1.51 देगा, ठीक है, ये दे रखे हैं। बोलिए जेड का 13.6 तो जरूरत ही नहीं है, तो 13.6 तो रहेगी जैसी रहेगी। जेड का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा तो इसके लिए ध्यान रखें, परमाणु जैसे कोई भी लिखा जाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके आते ही परमाणु क्रमांक स्वतः ही आ जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, जेड कितना है, 1। अब कह रहा है कौन सी कक्षा हेतु, इसका मतलब कक्षा की संख्या पूछिए, कौन सी कक्षा है, तो ये पूछा है। अब देख सकते हैं -1.51 बराबर -13.6 गुणा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। माइनस से माइनस को इनको तो हटा ही दो, ठीक है, हट जाएंगे अपने आप। अब क्या करना है, मान किसका निकालना है, एन स्क्वायर का निकालना है। तो मान देखें, एन स्क्वायर को इधर ले आइए, बराबर -13.6 -1.51 गुणा जेड का मान 1 स्क्वायर, तो ये तो 1 रहेगा। इसका आप जब भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो देख लें कितना जाता है, 1.51 का जब आप भाग लगाते तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है। वैसे भी अंदाजे लगा सकते हैं, 15 9 135 होता है, तो इस हिसाब से कितनी बार चला गया, 9 बार। तो एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और एन का वर्गमूल निकाल देंगे 9, कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब कौन सी कक्षा आ जाएगी, तीसरी कक्षा आ जाएगी, जिसमें ऊर्जा का मान कितना होगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से ऊर्जा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम लेते हैं क्या, बोहर ने जो निकाल के बताया था हमको, त्रिज्या निकाल दी। एक बार फिर से सुन ले, बोर ये कहता है कि मध्य में एक नाभिक है, तो कौन कह गया था, रदरफोर्ड। बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं की ऊर्जा भी फिक्स होती है और इन कक्षाओं की त्रिज्या भी फिक्स होती है, निश्चित मान होता है। यानी इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा होगी और इस कक्षा की एक निश्चित त्रिज्या होगी। इसकी दूसरी कुछ और त्रिज्या होगी, लेकिन निश्चित मान होगा, ठीक है, और उसकी ऊर्जा भी निश्चित होगी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो हमेशा एक समान ऊर्जा से घूमते रहते हैं। तो ये इसकी बात थी। अब तीसरी क्या चीज़ है, त्रिज्या निकाल ली हमने, और क्या निकाल चुके हैं, ऊर्जा निकाल चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूमता है, तो हम इसको देख लेते हैं, एनवी कक्षा का वेग। ये कैसे फार्मूले से निकाला जाता है, तो कौन सी कक्षा का वेग निकालते हैं, एनवी का। वी एन बराबर 2.18 गुणा 10⁶ गुणा जेड बटे एन मीटर प्रति सेकंड। ये एक फार्मूला है जो उसने डेराइव करके दिया था कि जो वेग होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इस वेग से, इस सूत्र से निकाला जा सकता है, 2.18 गुणा 10⁶ गुणा जेड बटे एन। जेड बराबर वही परमाणु क्रमांक और एन यानी कक्षा की संख्या। तो देखें, हम लोग क्वेश्चन से देख सकते हैं, कोई भी परमाणु ले सकते हैं। आयन हेतु चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। B+4 आयन हेतु चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। बोलिए आयन कौन सा दे रखा है, B+4। हमको आवेश नहीं देखना है, हमको तो केवल ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है।
बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5, लेकिन आवेश 4 लग रहा है प्लस का, तो कितना रह जाएगा 1। इसका मतलब इस पर बोर के नियम लागू हो सकते हैं, इन सूत्रों से इसको हल कर सकते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 5, तो Z बराबर आ गया 5। कक्षा संख्या कौन सी दे रखी है 4, और वेग पूछा है चौथी कक्षा का कितना रहेगा। ठीक, आराम से सूत्र दे रखा है V4 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 गुणा Z का मान कितना है 1 नहीं 5, और कक्षा कौन सी दे रखी है 4। अब आप आराम से इसको 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक, इसका इससे गुणा कर लेना 0.45, तो आंसर आ जाएगा आपका बराबर 0.545 इंटू 5 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार आप आराम से कोई भी, क्योंकि सिंपल सूत्र है, कोई वैसे तो है नहीं कि आपको खुद को डेराइव करने या कुछ भी, 3 सूत्र है, तीनों सूत्रों को आप आराम से अच्छे से देख लीजिए। और कैसा भी क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखो वेग दे सकता है, जेड पूछ सकता है, एन दे सकता है, वेग दे सकता है, जेड दे सकता है, एन पूछ सकता है, जेड और एन दे सकता है, और वेग पूछ सकता है। कोई सी भी तीनों में से 2 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बोर की परिकल्पना हो गई। अब हम लोगों ने जो अब तक सीखा है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, छोटी सी बात है, सारी चीज़ आपको क्लियर होनी लगेगी फिर। और वही देखिए, एक बात और बता देता हूँ, जितना टॉपिक हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि इसने क्या मॉडल दिया क्या नहीं, ये कोई विशेष काम का नहीं है, मूल बात आप लोग समझ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है वो किससे बना होता है, परमाणु से। तो सबसे पहले तो परमाणु तक पहुंचने वाला वैज्ञानिक कौन था, डाल्टन। सबसे पहले इसी ने बताया था कि पदार्थ किससे बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और इसने क्या कहा, केवल परमाणु होता है, और वो कैसा होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जाना जाने लगा कि परमाणु ऐसा नहीं है कि अविभाज्य होता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, परमाणु को और भी तोड़ा जा सकता है। एक तो प्रोटॉन, ये कैसा कण है, धनावेशित। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन। ये है ऋणावेशित। और एक है न्यूट्रॉन यानी उदासीन। ये सारे नियमों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक हमने जो पढ़ा है ये उदासीन। ठीक, यहां तक कौन पहुंचा था, सबसे पहले पदार्थ होता है, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया में बहुत पदार्थ है। उन्होंने जब आगे बात बढ़ाई तो कहा पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणु। और परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य। किसने कहा था, डाल्टन ने। लेकिन वैज्ञानिक सामने आए, और कौन कौन से आए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन आया, प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन आया, और न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक आया। तो देखिए, जो थॉमसन वैज्ञानिक था उसने क्या कहा था कि नहीं, परमाणु ऐसा नहीं है कि केवल ठोस गोला होता है। थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, ठोस गोला तो होता है, लेकिन कैसा गोला है, धनावेशित गोला होता है, और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी किसने दे दी थी, थॉमसन ने। लेकिन मॉडल कैसा रहा, गलत रहा थॉमसन का, अच्छा मॉडल नहीं था। वैसे शुरुआत में इसने कम से कम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इसके बाद हमको परमाणु, इसकी और जानकारी मिलने लगी। जब ये तीनों का कुछ जानकारी हुई, इन 2 की पहले हुई थी, इसकी बाद में हुई थी, तो इन 2 की जानकारी से नाभिक की खोज हुई, और किसका मॉडल आ गया, रदरफोर्ड का। ठीक है, यहां तक केवल परमाणु था जब तक कौन चल रहा था, डाल्टन। अब ये कहा इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, धनावेश भी मौजूद होता है, तो कौन आ गया सामने, थॉमसन। अब कौन कहाँ मौजूद होता है, ये पहली बार किसने बताया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु में एक तो नाभिक होता है, ठीक है, और एक क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो नाभिक में तो कौन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसने बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। यानी जो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, और बाकी पूरा परमाणु कैसा होता है, खोखला। इस खोखले हिस्से में क्या होती है, कक्षाएं पाई जाती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं। वृत्ताकार कक्षा में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
तो रदरफोर्ड ने हमको ये बता दिया था पहली बार कि नाभिक के बारे में जानकारी दी, मतलब 3 कणों का पता लगा, उनमें से कौन कहाँ रहता है ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने, कि नाभिक में तो धनावेश और न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि इसने ये बात तो बता दी थी, पर ये इसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था कि ये स्थायी क्यों रहेगा। ठीक है, कैसे नहीं कर पाया? तो वो चक्कर यही था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपनी ऊर्जा निकालेगा, और निकालेगा तो अंततः जो थक हार करके कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में, ऊर्जा इसकी नष्ट हो जाएगी। तो इस वजह से ये मॉडल सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद अगला मॉडल कौन आता है? बोहर, नील्स बोर इसका नाम था, इसको बोर का मॉडल कहते हैं। इसने हमको क्या बताया? इसने यही बात बताई कि मध्य में नाभिक होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में, लेकिन उसने ये बताया कि हर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि कैसी क्लासों में चक्कर लगाते हैं जो स्थायी होती हैं। और स्थायी के लिए क्या बताया कि उनकी ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए? स्थिर। त्रिज्या भी कैसी होनी चाहिए? स्थिर। तो जिनकी त्रिज्या और ऊर्जा के मान स्थिर होते हैं वो स्थायी कक्षा मान ली गई बोर के द्वारा। तो बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार अपनी ऊर्जा खर्च क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? स्थिर ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक की बात। फिर इसने अपने थोड़े गणितीय डिस्कशन दिए, जिसमें इसने त्रिज्या निकालना सिखाया, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकालना सिखाया, कौन सी कक्षा में वहाँ की ऊर्जा, और तीसरी चीज़ क्या सिखाई? वेग निकालना। और एक बात और इसने बताई थी, इसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण। एक कक्षा में जाने के लिए एक फोटोन, और अगर वापस लौट के आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, वो भी कितने का करेगा? एक फोटोन का। तो अगर हमसे कहे पहली से चौथी कक्षा में जाए तो क्या होगा? पहली कक्षा से गया, चौथी कक्षा में कितनी ऊर्जा चाहिए? 1 से 2 में 1 hν, फिर hν, फिर hν, यानी 3 फोटोनों के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? चौथी कक्षा तक जाने के लिए। तो यहाँ तक अपने मॉडल होते हैं कंप्लीट बोहर के। इसके बाद फिर आगे का मॉडल लेंगे, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और फिर अगला टॉपिक अगले क्लास में। थैंक यू।